अस्सलाम वालेकुम। ये नावल है जानिशा बाय जानिशा। ठीक है, इस नावल की थोड़ी सी स्टोरी बताते चलूँ कि एक इसमें जो हीरो है वो उसकी फर्स्ट वाइफ जो है उसकी डेथ हो चुकी है और जिससे वो बहुत प्यार करता था और अक्सर अब वो उसी की यादों में रहता है और उसी को अपने इर्द गिर्द तलाश करने की कोशिश करता है। और हीरो अल्लाह ताला से बहुत करीब है और लोगों को दूसरे लोगों को ये रास्ता दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है कि दूसरे लोग भी अल्लाह ताला के करीब हों। और जबकि जो हमारी हीरोइन है जिनका नाम है नैना, वो बहुत लड़ाका है। ठीक है, और उनकी शक्ल जो है हीरो की फर्स्ट वाइफ से मिलती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हीरो नैना में अपनी फर्स्ट वाइफ जिसे वो जानिशा कहता था उसे तलाश करने की कोशिश करता है। और नैना एक बहुत ज़िद्दी और लड़ाका तरबियत की मालिक है, अपने बाप भाई की लाडली। ठीक है, और हर किसी को मारने में तैयार। तो ये इन दोनों की स्टोरी है जिसमें हीरो नैना को सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करता है और फिर आगे जानिए, देखते हैं क्या होता है। और लेट्स सी। रात का आखिरी पहर था। दूर कहीं अजान की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद नफूस की सिर्फ सांसों की मध्यम आवाज़ के अलावा कहीं कोई आवाज़ न थी। रात पर गहरी स्याही छाई हुई थी, बिल्कुल इसके नसीब की तरह। सबसे अलग थलग वो एक तरफ खड़ा। रात भर नफल हाजत पढ़ने से उसके पांव दर्द कर रहे थे। रोने से उसकी आंखें खून रंग हो रही थी। रोशन पेशानी पे बिखरे बाल उसके अंदर की वहशत का पता देते थे, लेकिन इस वक्त वो हर चीज़ से बेनियाज था। उसकी नज़रें आईसीयू के दरवाजे पर टिकी थी। इसने एक नज़र घड़ी को देखा। टिक टिक टिक। घड़ी की टिक टिक से उसके दिल की धड़कन की आवाज़ कहीं ज़्यादा तेज़ थी। अचानक दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आया। सब लोग अपनी अपनी जगह से उठकर करीब आ गए। इसकी पुरउम्मीद नज़रें डॉक्टर के चेहरे पे जमी थी। डॉक्टर ने एक नज़र सबको देखा, फिर उसकी आंखों में देखा। आई एम सॉरी मिस्टर शाह, हम आपके मरीज़ को नहीं बचा पाए। शी इज़ नो मोर। सब थक से रह गए। शाह को लगा इसकी सारी हसियात खो गई हैं। उसे हर चीज़ साकित होती महसूस हुई। दिल जैसे डूब कर उभरा। इसने इधर उधर देखने की कोशिश की पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा वो खड़ा नहीं रह पाएगा और फिर उसकी टांगों ने सचमुच उसका वजन उठाने से इनकार कर दिया। लाइन मारेगा साले, पेंसिल ही तोड़ देनी है मैंने तेरी। वो लड़के के सर पर खड़ी उसकी तरबियत साफ करने की तैयारी में थी। ना ना, ऐसा जुल्म मत करना, वो बेचारा होमवर्क कैसे करेगा। ये उसकी सबसे शरीर दोस्त सैफी था, जिसने सीने पर हाथ रख के औरतों के स्टाइल में ये बात कही थी। इस बात पर एक ज़बरदस्त कहका पड़ा था, लेकिन वो नहीं बल्कि सबको घूर रही थी। चल माफ़ी मांग तेरी तो। उसके मुंह से गाली निकलते निकलते रह गई। बात बिगड़ती देखकर सहर जो उसे ये बताकर पछता रही थी कि एक लड़के ने उससे बदतमीजी की है, उसका बाजू खींचते हुए बोली, बस करो यार, चलो यहाँ से, बहुत बेइज्जती हो गई इसकी भी। ऐसे कैसे छोड़ दूँ, इसका तो बाप भी माफ़ी मांगेगा। वो शर्ट के बाजू से मेटते हुए गुर्राई। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या तरीका है बात करने का। एक अजनबी मर्दाना आवाज़ पर वो मुड़ी और मुकाबिल को सर से पाँव तक देखा। स्याह पैंट और शर्ट पहने, बाल पीछे को सेट किए, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए एक वजीह सा लड़का खड़ा था और वो यकीनन इसी से मुखातिब था। ये मेरा तरीका है, तुझे कोई एतराज़ है। वो एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। सामने वाले की रोशन पेशानी पे बल पड़े। ब्लू पैंट और घुटनों तक आती रफ सी शर्ट पर बालों को एक साइड पर चोटी की सूरत में लटकाए, वो गले में दुपट्टा डाले, कमर पर हाथ रखे कोई लड़का किस्म की लड़की लग रही थी। तमीज़ से भी बात की जा सकती है। इसका मुंह सख्त ऑफ हो चुका था। तो अब तू मुझे तमीज़ सिखाएगा। वो अब इस पर गुर्राई थी। इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इस लड़की ने अपना चश्मा उतार कर जेब में लटकाया। कुछ कहना ही है तो इस बेहुदा इंसान से कहो, मेरी दोस्त से माफ़ी मांगेगा। वो इसी बदतमीज अंदाज में बोली। शाह के सारे लफ्ज़ कहीं खो गए। उसकी कान जैसी आंखें अब शाह पर मरकूज थी और शाह एक भी लफ्ज़ बोले बिना उसकी कान जैसी आंखों को देख रहा था। चलो तुम यहाँ से प्लीज़। सहर उसे बाजू से पकड़ के ले जाने लगी। नैना, नैना तुकीर मलिक नाम है मेरा, मेरा याद रखना बेटा, माफ़ी तो मैं मंगवा कर ही छोड़ूंगी। वो गुस्से से पाँव पटकती बोल रही थी और अलीशा सोच रहा था, क्या वो सच था जो इसने अभी भी देखा या उसका वहम। व्हाट द हेल यार। नैना ने एक झटके से सहर से अपना
बाजू छुड़वाया। क्या हाल? हाँ, तुम भी हर किसी से पंगे लेने खड़ी हो जाती हो नैना। माफी मांग कर जाएगा वो। नैना ने उसे घूरा। उफ, इससे तो हम बाद में निपट लेंगे। पर तुम्हें अली शाह से उलझने की क्या जरूरत थी? अब वो कौन है? वो झुंझलाई। वही लड़का जिससे अभी बदतमीजी से बात की थी तूने। सहर ने भी हिसाब बराबर किया। वो इतना अच्छा लड़का है, और ये तुम्हें कैसे पता? नैना ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। ए डिपार्टमेंट में वो सैयद अली शाह है। एक हफ्ते पहले ही इस ने यूनिवर्सिटी की ज्वाइन की है। हमसे सीनियर है वो। शहर के अंदाज से मोहब्बत झलक रही थी। तो मैं क्या करूं? इसने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। भाड़ में जाए। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। जोहा जोहा, मेरी ब्लैक वाली पैंट कहाँ है? वो सबसे सर खपा रही थी, पर इसकी पैंट मिलकर ही नहीं दे रही थी, जिस पर वो गुस्से से अब बहन को चला चला कर बुला रही थी। वो मैंने छुपा दिया। जोहा ने बड़े सुकून से रूम में दाखिल होते इतला दी। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? वो दोनों हाथ कमर पर रख के बड़ी बहन के सामने खड़ी थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम आज भी वो पहनो। जोहा का सुकून काबिल दीद था। पर मुझे वही पहन कर जाना है, इसने जोर देते हुए कहा। उफ नैना, कभी तो इंसानों वाले कपड़े पहन लिया करो। हम आज ताया अबू के यहाँ जा रहे हैं, और वहाँ कोई ढंग का जोड़ा पहन कर चलो। जोहा उकता कर जाने लगी। तो क्या मैं इनसे डर कर जीती हूँ? मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, और जिसे तकलीफ है हुआ करे। वो पैर पटकती जा चुकी थी। जोहा ने अफसोस से सर हिलाया। वो ऐसी ही थी, किसी को भी खातिर में ना लाने वाली, किसी की भी परवाह ना करने वाली। इसके ख्याल में ज़िंदगी अपनी खुशी और मर्जी से जीने का नाम था, ना कि लोगों से डर डर के जीने का। वो मलिक तो केर की अहमद की लाडली बेटी थी। बहन भाइयों में उसका नंबर तीसरा था। सबसे बड़े उनके बेटे मलिक फहद तो कीर थे, फिर उनकी बेटी जोहा थी, और फिर नैना। जब वो पैदा हुई तो सबसे पहले पापा ने उसे गोद में उठाया, और उसने अपनी कांच जैसी आंखों के खोल कर पापा को देखा। तो पापा मुस्कुराए। मेरी बेटी की आंखें कितनी प्यारी हैं। इसका नाम तो मैं नैना रखूंगा। और यूं उसका नाम नैना रख दिया गया। इसकी आंखें वाकई कांच जैसी थी। यूं लगता जैसे कोई कांच चमक रहा है। इतनी ही चमक थी इसकी आंखों में, और जब इसकी आंखों में आंसू आ जाते तो यूं लगता जैसे आईने पर पानी की बूंदें गिरी हों। और जब वो खुश होती तो यूं लगता जैसे किसी ने कांच पर अफशा बखेर दी हो। दूसरी चीज़ जो इसमें काबिल दीद थी वो थे इसके स्याह लंबे बाल। पापा को बहुत शौक था कि इसके बाल लंबे हों। वो इसके लिए शैम्पू और ऑयल लेकर आते, और मम्मी से कहते इसकी चोटियाँ बनाए, और वो रोज़ बनाती। यूँ इसके कद से ज़्यादा लंबी इसकी चोटियाँ होती गईं। वो बचपन से ज़िद्दी थी, और पापा के लाड प्यार ने उसे और भी बिगाड़ दिया था। पापा उसे हमेशा बेटों की तरह ट्रीट करते, और यूं इसमें लड़कियों से ज़्यादा लड़कों वाली आदतें पाई जाती थी। वो निडर, बेबाक और अच्छी खासी बदतमीज़ थी, और इसके साथ साथ वो अच्छी खासी बदलिहाज भी। वो आंखों पर बाजू रखे बेड से टेक लगाए नीम दराज था। इसकी रोशन पेशानी पर इस वक्त सिलवटें थी। कमरे की हर चीज़ जैसे खामोशी से उसे तक रही थी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन, इसने आंखों से बिना बाजू हटाए कहा। इसकी मम्मा कमरे में दाखिल हुई। शाह बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने आज खाना भी नहीं खाया। वो तफ्तीश से पूछती हुई इसके करीब चली आई। जी मम्मा, आई एम ओके। शाह ने आंखों से बाजू हटाया। इसकी आंखें लाल हो रही थी। क्या बात है शाह? वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। बस थोड़ा थक गया हूँ, और कोई बात नहीं। इसने मुस्कुराने की कोशिश की। बस आप एक कॉफ़ी भेज दें मेरे लिए। ठीक है बेटा। मम्मा चली गई तो इसने खाली कमरे को देखा। फिर कुछ सोचकर उठा, और अलमारी खोलकर एक साइड पर रखा एक छोटा सा बॉक्स उठाया। उसे खोलकर इसने इसके अंदर रखी हुई चीज़ों को देखा। जहाँ कुछ चूड़ियाँ रखी थी, एक दुपट्टा, और एक कोने में 2 हेयर पिन्स। एक चमकती हुई अंगूठी भी साथ पड़ी थी। बिल्कुल वैसी एक अंगूठी चेन में डालकर इसने अपने गले में डाल रखी थी। इसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर इन चीज़ों को मोहब्बत से छुआ। दुपट्टा उठाकर गाल से लगाया। एक नरम सी खुशबू इसके इर्द गिर्द फैल गई। फिर इसने एक तस्वीर को उठाया। फिर कितनी ही देर वो तस्वीर में खड़ी लड़की की कान जैसी आंखों को देखे गया था, यहाँ तक कि इसकी अपनी आंखें भर आईं। लेकिन इसने फौरन ही आंखें साफ की। कहीं करीब से उसके कान में एक सरगोशी उभरी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो रोना मत, बस कुरान उठाना और पढ़ते जाना। इसने हर चीज़ समेट कर वापस रखी, और अलमारी लॉक करके वजू करने चल दिया। वो जैसे यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकला, उसे वो अपने इसी लफंडर ग्रुप के साथ बाहर खड़ी नजर आई। आज इसने सफ़ेद ट्राउज़र के साथ स्याह शर्ट पहन रखी थी। सिंपल सा दुपट्टा सर पर ले रखा था, जो कि इसको पूरी पूरी तरह छुपाने में नाकाम हो रहा था। किसी भी किस्म के मेकअप से पाक चेहरे पे हंसी थी, जिससे उसके मोतियों जैसे दांत इतनी दूर से भी नजर आ रहे थे। इसकी कान जैसी आंखें चमक रही थी। शाह ने नागवारी से सर झटका। उसे इस बदतमीज लड़की के मुंह नहीं लगना था, इसने खुद को समझाया।
लेकिन अक्सर हम वही काम कर जाते हैं जिससे हम खुद को बार बार रोकते हैं। इसने चारों तरफ देखा और बदमज़गी से सर झटका। फिर मोबाइल निकाल कर इस पर एक नंबर मिलाने लगी। बेल जा रही थी। जल्दी ही फ़ोन दूसरी तरफ से कॉल उठा ली गई। एक खनकती हुई आवाज़ इसकी समाज से टकराई। हेलो, कहाँ मरी हुई है तू? कोई अता पता नहीं है? तेरा कितना इंतज़ार किया मैंने, हद होती है। ना कोई कॉल ना मैसेज, बंदा बता ही देता है कि चलो कहाँ दफ़ा हो रही हूँ मैं। वो नॉन स्टॉप शुरू हो गई। सामने से वो ज़ोर से हंसी। बड़ी हंसी निकल रही है तेरी, मेरे हाथ आ ज़रा, तेरी गर्दन न मरोड़ दी तो। नैना ने दांत पीसे। अरे मेरी हिट चढ़ दी थी, मामू के यहाँ हूँ और तुझे पता तो है यार, यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम होता है। सजीला ने अपनी सफाई दी, कहीं सच में गला ही न दबा दे। बताकर नहीं जा मर सकती थी। उसका गुस्सा अब भी वहीं का वहीं था। आ जाऊंगी ना परसों तक। क्या हो गया है? सजीला ने फिक्रमंदी से पूछा। होना क्या है, मिस कर रही हूँ तुझे बहुत, और क्या होना है? नैना ने एहसान करने वाले अंदाज में बताया। ओह अच्छा। सजीला ने मुस्कुराहट दबाई। इनकी ये नॉन स्टॉप बातें अभी और घंटा चलने वाली थी। सजीला उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो दोनों बचपन की दोस्त थी। सारी दुनिया में सजीला और वो वाहिद दोस्त थी जिससे दुनिया। नैना कभी भी कोई भी बात शेयर कर लेती थी, जो बात वो खुद से भी छुपा जाती वो भी सजीला को बता दिया करती। और दुनिया में मम्मी पापा के बाद उसे सबसे ज़्यादा सजीला से मोहब्बत थी। वो दोनों हर वक्त साथ रहती, साथ पढ़ती, फिर भी जो चंद घंटे वो दूर होती वो भी नैना पर गिरा गुजरते। ऐसे ही था इनका प्यार। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, पापा को अपना मुंतज़िर पाया। शाह, उन्होंने उसे पापा पास बुलाया। जी पापा। बेटा तुम्हारे दादा कल गांव से आ रहे हैं, तो जाकर उनको स्टेशन से ले आना। ठीक है पापा, मैं ले आऊँगा। इसने हामी भरी और जाने को मुड़ा। सुनो शाह। वो रुका। बेटा आर यू ओके? वो पूछे बिना न रह पाए। जी पापा आई एम ओके, इसने बिना मुड़े कहा। ठीक है बेटा जाओ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और सैयद रमेश शाह अपने बेटे की पीठ को देखते रह गए। सैयद रमेश शाह हाल ही में लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुए थे अपनी फैमिली के साथ, जिनमें उनके 3 बच्चे और बीवी शामिल थे। इनका बड़ा बेटा सैयद हनान अली शाह था, जिसे उर्फ आम में सब अली शाह के नाम से जानते थे और प्यार से उसे शाह बुलाया जाता था। फिर छोटा बेटा बेटा सैयद सैयद अफ़ान अली शाह और बेटी मेरा अब फातिमा थी। इनका अपना लकड़ी का बिजनेस था जिससे बहुत मेहनत से इन्होंने फैलाया था। इनकी वाइफ एक डॉक्टर थी और वो चाहते थे कि का बेटा भी डॉक्टर बने, लेकिन वो बच्चों को इनकी मर्जी से फैसले करने के इख्तियार देने के कायल थे। इनकी सबसे ज़्यादा उम्मीदें शाह से थीं। उन्होंने शाह को कुरान हाफिज बनाया। ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, जो इनके बड़े बेटे ने पूरी की थी। जैन यार मैं बस अभी आया। वो कान से मोबाइल लगाए तेजी से सीढ़ियाँ उतर रहा था। नहीं यार, बिना सोचे तू नहीं। इसने गाड़ी निकाली। पर तुम हो कहाँ? इसने जैन से पूछा और कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया। अभी वो बाजार में दाखिल हुआ ही था जब उसे वो नजर आई। वो किसी से खड़ी उलझ रही थी और आसपास खड़े लोग खूब मज़े से सब देख रहे थे। शाह के माथे पर बल पड़े। यार क्यों मेरे सामने आ जाती है ये बार बार? वो नज़रअंदाज करके गुजरना ही चाहता था कि तभी इसने रेडी वाले का कॉलर पकड़ा। इर्द गिर्द अब और भी भीड़ जमा हो चुकी थी और सब दबी दबी सरगोशियों में हंस रहे थे। इसका दिल चाहा उतर कर इसके कान के नीचे लगाए। अब कुछ लड़के भी करीब आ गए थे। शाह गाड़ी से उतरा और उसके सर पर पहुंच गया। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप मोहतरमा? जब्त के बावजूद भी इसके लहजे में हल्की सी सख्ती दर आई थी। वो जो इस रेडी वाले से लड़ने में बिजी थी, जानी पहचानी आवाज़ पे मुड़ी। शाह को देखकर उसका हलक मजीद कड़वा हो गया। तुझसे मतलब? जा अपना काम कर, इसने निहायत ही बदतमीजी से कहा। शाह का सारा मूड खराब हो चुका था और उसे अब गुस्सा भी आ रहा था। लोग बढ़ बढ़ कर पूछ रहे थे कि क्या हुआ। शाह ने इसकी कलाई पकड़ी और हजूम से बाहर निकलता चला गया। इसके साथ सहर और सजीला थी, वो भी पीछे पीछे आई। हाथ छोड़ो मेरा, वो गुस्से से चिल्लाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? नाना ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया। कोई निहायत ही बदतमीज और बदलिहाज किस्म की लड़की हैं आप। शाह ने दांत पीसे। ऐसे कोई मर्दों से लड़ता है? ओ शट अप। मैं लड़ूंगी हर ऐसे इंसान से जो गलत करेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? एक तो इसने कम तोला, जब हमने आवाज़ उठाई तो हमसे बदतमीजी से बात की। इसने मैं तो इसका मुंह तोड़ दूंगी। और तू होता कौन है बीच में आने वाला? वो सारा गुस्सा अब इस पर निकाल रही थी। वो अभी उसे कुछ कहने ही वाला था कि उसके मोबाइल पे बेल होने लगी। जैन का नंबर देखकर इसने झुंझला कर मोबाइल कान से लगाया। वो कह रहा था, यार जल्दी आ जाओ। कहाँ हो तुम? दादाजी इंतज़ार कर रहे होंगे। वो जो इस ड्रामा क्वीन के सारे ड्रामे में उलझ कर भूल ही गया था कि कहाँ जा रहा था। इसकी कैंची की तरह चलती जुबान को नज़रअंदाज करके तेजी से वहाँ से जाने लगा। ओए सुन,
इसने पीछे से पुकारा। वो बस एक पल को मुड़ा। आज दूसरी बार तूने मेरे इस मामले में टांग अड़ाई है, अब मेरे सामने मत आना, वरना तेरा कत्ल मुझ पर वाजिब हो जाएगा। उसे धमकी देती हुई भी पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी, पर इसके पास टाइम नहीं था। वो आगे बढ़ गया। घर में आते ही इसने दुपट्टा उतार कर दूर फेंका। गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ जूता भी फेंका। अरे क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हो हिटलर दीदी? इसकी छोटी बहन एना इसका दुपट्टा उठाते हुए पूछने लगी। समझता क्या है ये लड़का खुद को? जी चाहता खून पी जाऊं इसका। नैना ने दोनों हाथ यूं घुमाए जैसे शाह की गर्दन मरोड़ रही हो। कौन लड़का? नैना ने पूछने लगी तो इसने सारा वाकया बहन को सुनाया। तब तक सोहा भी पानी लेकर आ चुकी थी। सारी बात सुनकर इसने नैना को समझाया, तुम भी ऐसे मत हर किसी से उलझा करो ना। क्या जरूरत थी वहां लड़ने की? तो क्या करती? एक तो वो इंसान कम तोल रहा था, जब मैंने कहा तो सामने से बदतमीजी से बात करने लगा। क्यों हमारा हक नहीं है क्या गलत की निशानदेही करना? क्यों रहूं मैं चुप? नहीं रह सकती मैं चुप। किसी भी गलत चीज़ को देखकर कुछ भी गलत होता देखूंगी तो मैं तो बोलूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। अच्छा बाबा छोड़ो, अब मुंह हाथ धो लो, खाना खा लो। एना जो स्कूल से आकर इसका इंतजार कर रही थी, खाने पे जल्दी से बोली। इसने छोटी बहन को देखा। भूख लगी है ना? इसने मस्कीन सी सूरत बनाई। अच्छा लगा हो खाना, मैं अभी आई। वो इसकी लाडली बहन थी, सबसे प्यारी। इसका नाम भी नैना ने अपने साथ मिलाकर रखा था। वो इससे काफ़ी छोटी थी, कोई साल, लेकिन इन दोनों में ऐसा प्यार था कि वो नैना को नैना ही बुलाती और इससे बहुत बेतकल्लुफ़ थी। अब नाम से बुलाना बड़ी बहन को, इससे का ये मतलब तो नहीं होता कि बहुत प्यार है। कुछ बदतमीजी भी होती है जो हमारे बहन भाई नहीं समझते। खैर, अपने कमरे में वो दरवाजे में खड़ा था। नज़र चारों तरफ से घूमकर अलमारी पर जा ठहरी। वो होले होले चलता अलमारी के पास आया। कितनी ही देर यूं ही पास खड़ा रहा। फिर इसको खोलने का इरादा तर्क करते हुए बेड पर गिरने से अंदाज में लेटा। इसने अपना वो हाथ देखा जिससे उसने नैना की कलाई थामी थी। इसके माथे पे शिकने नमूदार हुई। सर झटक कर आंखें बंद की शाह ने, तो कान जैसी आंखें इसके सामने आ ठहरी। शाह ने घबरा कर आंखें खोल दी, तकिया आंखों पर रखा और लाइट बंद कर दी। वो बेड पर उल्टी होकर मुंह तकिए में दिए लेटी थी जब भैया उसे आवाज़ देते कमरे में आए। इसने उकताए हुए अंदाज में कंबल मजीद ऊपर लिपेट लिया। नैना, भैया ने उसे पुकारा। सुना है कल तू मेरी बहन ने बहुत जंग लड़ी है? इसके चेहरे से कंबल हटाते हुए बोले। ना करे ना भैया, अब आप भी मुझे बातें सुनाने आए हैं? नैना ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे नहीं यार, मैं क्यों बातें सुनाऊंगा, मैं तो शाबाश देने आया हूँ। क्या सच में? वो झट से उठ बैठी। हाँ ना भैया, पास बैठे। कल से तुम वाहिद इंसान हो जो ये बोल रहे हो, कसम से, वरना सब ने ही बातें सुनाई है मुझे। बच्चा, अगर तुम सही हो, तुम्हें किसी की बातों की परवाह नहीं करनी। एक बात याद रखना, हमेशा सही का साथ दो, और अगर तुम सही हो तो कोई भी खिलाफ खड़ा हो, परवाह मत करो, क्योंकि जो हक पे होता है उसके साथ अल्लाह होता है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसके साथ कोई और हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भैया ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपका। थैंक यू भैया। चलो अब उठो, हम सब पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। वाह वाह, अभी आई। वो फटाफट तैयार होने भागी। इसके भैया ऐसे ही थे। उसे याद था बचपन में जब एक लड़के ने उसे मारा तो वो रोते रोते भैया के पास गई, तो भैया उसके साथ बाहर आए और पूछा कौन से लड़के ने मारा। तो इसने बताया और इंतज़ार करने लगी कि अभी भैया इस लड़के को पीटेंगे और वो तालियां बजाएगी। पर भैया उस लड़के को पकड़ कर इसके पास लाए और उससे कहा, नैना मारो इसे। जैसे इसने आपको मारा तो इसने भी हिम्मत करके लड़के को थप्पड़ मारा और अपने छोटे छोटे हाथों से इसके बाल खींचे, और वो लड़का भाग गया। ऐसा ही भाई चाहिए मुझे भी। बस। तब भैया ने इसके हाथ पकड़े और उसके सामने बैठकर उसे समझाया, नैना, हमेशा खुद पर भरोसा रखो, हर वक्त हमारी मदद के लिए कोई नहीं होता, इसलिए अपनी मदद करना खुद सीखो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम नाजुक हो, तो ये बात तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है। खुद को मजबूत बनाओ और हमेशा सही करो। अगर बात आपके बस से बाहर हो तब किसी दूसरे से मदद मांगो, पर जहाँ तक हो सके अपनी मदद खुद करो। और इसने भैया की ये बात पल्लू से बांध ली, जबकि ये दुपट्टा लेती ही नहीं थी, लेकिन उसने पल्लू से बांध दिया। और इसके बाद इसने कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझा, यानी कि सारा किया धरा भैया का। आधी रात का वक्त था जब शाह की आंख खुल गई। इसने बेड पर अपने पहलू में देखा। कुछ देर बाद इसने धीरे से बेड पे इस जगह पर हाथ फेरा जहां वो सोया करती थी। इसकी आंखों में माजी का एक मंजर लहराया। शाह, उठो ना शाह। न जाने रात का कौन सा पहर था, वो शाह को जगाने में लगी थी। उठो ना, उसका बाजू पकड़ कर हिलाती हुई बोली।
ओ क्या है यार? शाह की नींद में डूबी हुई आवाज़ उभरी। मुझे भूख लगी है, जाने शाह ने मासूमियत से कहा। उफ, टाइम देखो यार, ये कोई टाइम है भूख का? शाह ने बाजू आंखों पर रखे। भूख का भी भला कोई टाइम होता है? शाह ने बुरा सा मुंह बनाया। सुबह खा लेना, सो जाओ। शाह ने करवट ली। नहीं, मुझे अभी खाने हैं पकोड़े, और वो भी तुम बनाओगे। व्हाट? शाह को जैसे शौक लगा था। हाँ, इसने सुकून से कहा। मुझे नींद आ रही है, सोने दो यार। शाह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख से। इसने इतनी मस्कीन सूरत बनाई कि शाह को इस पर तरस के साथ साथ प्यार भी आ गया। अच्छा चलो चलते हैं। वो कंबल हटाकर उठ खड़ा हुआ। वो भी खुशी खुशी इसके साथ होली। वैसे तुम बहुत ही जालिम हसीना हो। शाह पकौड़े बनाने में मसरूफ था और वह स्टूल पर बैठी उसे देख रही थी। वो क्यों भला? मैंने कौन सा जुल्म कर दिया? ये जुल्म ही है, आधी रात को मुझ मासूम से इतनी मेहनत करवा रही हो। शाह ने प्लेट में पकौड़े निकालते हुए बुरा सा मुंह बनाया। जाने शाह ने फलक शगाफ कहका लगाया। मासूम और तुम? बस बस रहने दो। वो क्या है ना, तुम मर्द हो ना, मजबूत हो, ताकतवर हो, तुम में ज़्यादा हिम्मत है। मैं औरत हूँ, कमज़ोर हूँ, ये इतना मुश्किल काम मुझसे नहीं होता ना। इसने जैसे शाह को चिढ़ाया। किसने कहा औरत कमज़ोर होती है? शाह ने मुड़ कर उसे देखा। तो क्या नहीं होती? इसने उल्टा सवाल कर दिया। औरत बहुत मजबूत होती है, मर्द से ज़्यादा औरत में हिम्मत होती है। वो कैसे? वो दिलचस्पी से शाह को देखने लगी। औरत बड़े बड़े मर्दों को अपने सामने घुटने पे टेकने पे मजबूर कर देती है। वो मर्द को अपने सामने झुका लेती है, ताकत से नहीं, मोहब्बत से। और जितनी हिम्मत से औरत सहती है, कोई मर्द नहीं सह सकता। फिर चाहे वो तकलीफ हो, दर्द हो, असियत हो। वैसे तुम पहले मर्द हो जो ये मान रहे हो। शाह की बात खत्म होने पर उसने उसे छेड़ा। हाँ जी, मैं तो हूँ ही बीबा बच्चा। शाह ने कॉलर झाड़े। बहुत बीबा। बीवी की खिदमत करने से अगर कोई बीबा बच्चा होता है तो क्या ही बात होती। पर फिर भी तुम मुझ पर हमेशा जुल्म ही करती हो। अच्छा ना, चलो पकोड़े तुम बना लो, चाहे मैं बना लूँगी, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। इसने बच्चों की तरह उसे बहलाया। वाह वाह, बड़ी सियानी हो तुम। मुश्किल काम मुझसे करवाया आसान तुम करोगी? हाँ ना, हटो, चाय बनाने दो। वो बाजू समेट कर उठी। मैडम, चाय बनानी है, लड़ना नहीं है। शाह, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ना रहूं तो क्या तुम्हारी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा? ना जाने क्यों इसने पूछा। शाह ने झटके से रुका था। कुछ भी बोलती रहती हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरी लाइफ से मेरे साथ रहोगी आखिरी सांस तक। शाह ने उसका हाथ थामा मजबूती से। और हाँ, अगर आइंदा ऐसे बात की तो इसकी कांच जैसी आंखें घुमाई। तो मेरे हाथ के बने पकोड़े मैं अकेला खाऊंगा? वो इससे प्लेट लेता बोला। वो हंस दी। ओके, कभी नहीं कहूँगी। पकोड़े इधर लाओ। वाह, पकोड़े की प्लेट पे ये बातें कहना छोड़ी जा सकती हैं? वाह वाह, क्या बात है। और शाह इसके अंदाज पे बेख्तियार हंस पड़ा। कहीं दूर तहज्जुद का ऐलान हो रहा था। वो हाल में लौट आया। उसके होठों पे मुस्कुराहट के साथ आंखों में नमी भी चमक रही थी। वो उठा, वजू करने चल दिया। उसे अपने अल्लाह से मिलना था। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये लोग जो ऐसे होते हैं वो पूरी रात भी जागते हैं, तहज्जुद पढ़ी उन्होंने, फिर ये फजर तक भी जागेंगे, फिर फजर के बाद भी अल्लाह ताला ने कहा है कि यानी कि फरिश्ते जो हैं वो रहमत लेकर आते हैं, रिस्क बांटते हैं, तो सोना नहीं है। तो ये ऐसे लोग अपनी नींद कब कहाँ पूरी करते होंगे, कब पूरी करते होंगे? फिर इसने यूनिवर्सिटी भी जाना है। सोचने वाली बात है। एक हमारी से नींद नहीं पूरी होती। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सब लोग मौजूद थे। शाह बेटा खाना खाओ। पापा ने उसे बेतवज्जी से चम्मच से खेलते देखकर आवाज़ दी। जी पापा। इसने खामोशी से खाना खाना शुरू किया। रमेश शाह ने शाह से फिक्रमंदी से उसे देखा। वो अपने बेटे को इन नाखुशगवार यादों से दूर यहाँ ले आए तो आए थे, पर वो फिर से देख रहे थे। वो फिर से अपसेट लगता था। शाह बेटा, खाने के बाद मेरे कमरे में आना ज़रा। दादा जान उठते हुए बोले। जी दादा जान, आता हूँ। वो अभी उठकर पीछे गया। बेटा ज़रा मेरे पाँव तो दबा दो, दादाजी ने फरमाइश की। शाह मुस्कुरा दी। जी दादा जान, ज़रूर। वो हमेशा से शाह से ये फरमाइश करते और वो पूरी करता। ये इनकी मोहब्बत का अंदाज था। शाह बेटा, आप कुछ परेशान लगते हो। दादाजी ने बगौर उसे देखा। नहीं तो दादा जान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेटा, माना कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पर मेरी नज़र अब भी इतनी तेज़ है कि बच्चों के चेहरे पढ़ सकूँ। वो जवाब में कुछ देर खामोश रहा। ये अम्माओं को लाइन पढ़नी चाहिए। ठीक है, जिनके बेटे उनके पास बैठ के उनकी खिदमत इसलिए कर रहे होते हैं कि उनकी शादी करवा दें, और माँ को समझ ही नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से फिर वो बेटे जो खिदमत करना चाह रहे होते हैं फिर वो करवाने लग जाते हैं।
समझ गए हैं वो लड़के। दादा जान, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरा मिशन क्या है, और मैं अल्लाह से क्या अपना वादा निभा भी रहा हूँ। ये वही वादा जिसका ऊपर मैंने जिक्र किया था कि बहुत से लोगों को अल्लाह ताला की अह, दिखाना, अल्लाह ताला के करीब लेकर आना, उनको सीधा रास्ता दिखाना, उनकी रहनुमाई करना। लेकिन दादाजी की सवालिया नज़र उठी। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा आ जाए जिससे आप अपसेट भी हों, लेकिन आपको अपना फ़र्ज़ भी निभाना हो। ये अपसेट इसी वजह से है क्योंकि उस लड़की नैना का चेहरा इसकी बीवी से मिलता है, और ये अपसेट फील करता है क्योंकि उसको देख कर इसको बार बार माज़े की याद आती है। यही वजह है। लेकिन ये फिर नैना को सीधे रास्ता भी दिखाना चाहता है। तो क्या करना चाहिए? अब इससे सवालिया नज़रों से दादी को देखा। देखो बेटा, गलत का साथ देना या गलत रास्ते पर चलना बहुत आसान होता है, लेकिन सही करना और सही का साथ देना बहुत मुश्किल होता है। और अगर तुम सही करने का इरादा कर चुके हो तो तुम्हें छोटी मोटी मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें यकीन है ना कि तुम सही करने जा रहे हो और किसी का भला कर रहे हो? जी दादा जान, बिल्कुल। इसने सर हिलाया। तो बेटा फिर सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दो, अपनी परेशानी को हराना सीखो, और जहन में बस ये रखना कि तुम ये अल्लाह के लिए कर रहे हो। देखना सब आसान होता जाएगा। इसने सर हिलाकर एक बहुत बड़ी उलझन हल हो चुकी थी। वो नमाज पढ़कर आया तो वो उसे नजर आई, वैसी ही लापरवाह सबके साथ उल्टी सीधी हरकतें करती। इसकी नज़रों का जाविया जानकर जैन ने उसे टोका। वो ऐसी ही है, क्या वह नमाज नहीं पढ़ती? क्या पूछे बिना न रह सका। इसने कभी उसे नमाज के लिए जाते नहीं देखा था। नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। जैन ने कंधे उचकाए। शाह ने नकारा बड़ा। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शाह, तुम पे ध्यान मत दिया करो, वो तुम्हारे लिए जितनी तकलीफ का बायस है इससे ज़्यादा मत बनाओ उसे। जैन ने उसे समझाया। वो शाह का बेस्ट फ्रेंड था और वो अपने दोस्त का भला ही चाहता था। मैं ठीक हूँ जैन, शाह ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पर वो दो कान जैसी आंखें उसे अंदर से कितना डिस्टर्ब कर रही थी जैन अच्छी तरह से जानता था। उठ भी जा अब यार, क्या मसला है तेरा? इसने कोई तीसरी बार नैना के ऊपर से कंबल खींचा था। तू बता, तेरा क्या मसला है? नैना ने उसे घूरा। मेरा मसला तो है, तू है जो सुबह से हल नहीं हो रहा। सजीला ने भी उसे घूरा। बाजार जा रहे हैं हम जल्दी उठ जा। उफ यार, संडे को तो सुकून से सोने दिया करो, अगर आकर सो लेना ना यार। सजीला ने भी उसे घूरा। उठ जा नैना, सुबह से इंतज़ार कर रही है वो, और मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी है। जोहा भी कमरे में दाखिल होते बोली। वो बुरे बुरे मुंह बनाती उठ गई। वैसे लेना क्या है तुझे? वो तैयार होकर आई तो सजीला से पूछा। यार कुछ पैंट शर्ट और बुर्श और पेंटिंग का थोड़ा सामान, इसने गिन कर बताया। यार मुझे भी लेनी है कुछ शर्ट। नैना जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। सजीला और वो एक जैसी ड्रेसिंग करते थे। हाँ सजीला दुपट्टा लेती थी। हाँ सजीला दुपट्टा लेती थी, जबकि वो बस दुपट्टे नाम को लेती थी। और कहीं आते जाते सजीला चादर लेती, जबकि नैना ऐसा कोई तकल्लुफ़ नहीं करती थी। आज का दिन इनका बहुत मसरूफ़ गुजरने वाला था। शायद इस वक्त जैन के साथ इसके एक कज़न के पास बैठा था। वो बारहा खुदकुशी की कोशिश कर चुका था, लेकिन खुशकिस्मती से बच गया था। मुझे समझ नहीं आती, जो लोग खुदकुशी की कोशिश करते हैं वो बच क्यों जाते हैं? वो भी बार बार करें। बंदे को एक दफ़ा करने में इतना तो सेंस हो जाता है कि यार इस तरह से मैं बच सकता हूँ, तो वो थोड़ा बड़ा तरीका करे। और दूसरी बात ये कि इंसान खुदकुशी की कोशिश करता क्यों है, जबकि लिखा जा चुका है कि आपको मौत आपके वक्त पर ही आएगी। ठीक है, मुसलमान का ये अकीदा है कि हमें मौत हमारे वक्त पर ही आएगी, जो कि अल्लाह ताला ने लिख दिया। ठीक है, तो फिर ये हरकत क्यों? ठीक है, अब इस तरह से करने से इंसान ना सिर्फ खुद को, अपने साथ जुड़े लोगों को, बल्कि इससे इंसान मोहताज भी हो सकता है। जैसे कि अगर कोई इंसान खुदकुशी की अटेम्प्ट करता है लेकिन वो बच जाता है, मगर उसका कोई हिस्सा जैसे उसकी टांग या कोई बाजू उसका ज़ाया हो जाता है, तो वो उसके पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। वो पूरी ज़िंदगी उस बाजू का या उस टांग का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो पाहिज हो जाएगा, वो मुहताज हो सकता है। उसको ये चीज़ भी सोचनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप खुदकुशी करोगे उसके बाद ही आप उसका हल निकाल सकते हो। जिसने आपका जीना हराम किया, आप उसका जीना हराम करके भी तो निकाल सकते हो हल। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आखिर तुम जीना क्यों नहीं चाहते? जैन ने फिर वही सवाल किया। मुझे ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आती जिसकी वजह से मैंने जीना चाहूँ। इसने उकताए हुए अंदाज में कहा। जीने के लिए वजह ढूंढी जाती है दोस्त,
शाह ने उसके कंधे पे हाथ रखा। अल्लाह पाक इंसान को जब पैदा करता है तो उसकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद तो होता है, बस हमें वो वजह तलाश करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके पास अपने जीने के लिए कोई वजह नहीं, तो दूसरों के लिए जीने की कोई वजह तलाश करें। अपने आसपास देखें, आपको जीने की बहुत सारी वजूहात नज़र आएंगी। जहाँ आपको मरने की एक वजह मिलेगी, वहाँ जीने की वजह भी मिलेगी। अगर अल्लाह ताला ने एक दरवाजे बंद किए हैं तो आपके लिए 100 दरवाजे खुलेंगे। तो आपने ज़रूर उस बंद वाले दरवाजे के बाहर बैठ के रोना है। आप उस 100 दरवाजे जो खुले हैं, आप उधर जाके भी तो जा सकते हो। उधर के बागात को भी तो एंजॉय कर सकते हो। उधर आपने जौन सी भंगड़ा डालना वो डाल सकते हो। आपने ज़रूर इधर मातम मनाना है। आप उधर जाओ, एंजॉय करो, सुकून की ज़िंदगी गुजारो। लेकिन आपने वहीं रह के सोग में ज़िंदगी गुजारनी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरों के लिए जीना सीखें। अच्छा, अपनी ज़िंदगी को लोगों की भलाई और खुशी के लिए वक्फ कर दें। ज़िंदगी तो जैसी भी गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत आपकी संवर जाएगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ करते हो ना, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने लग जाते हो, हसद से अपनी ज़िंदगी पाक रखते हो, तो यकीन जानो आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। क्योंकि जब आप दूसरों को खुश देख के खुश होना सीख जाओगे ना, तो आपकी ज़िंदगी खुश ही रहेगी। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में 50% मसले इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों को खुश देख के जलना शुरू कर देते हैं। हमारे पास क्यों नहीं है, ये रोने रोने लग जाते हैं। भाई, सामने वाले के पास है तो तुम इसकी भी खुशी मना सकते हो, इसको भी इंजॉय कर सकते हो। ज़रूरी तो नहीं है हर चीज़ इंसान के अपने पास हो। बहरहाल, लेकिन आखिरत आपकी संवर जाएगी। ज़िंदगी अल्लाह पाक का दिया हुआ तोहफ़ा, इसकी कदर करें। ये ना सिर्फ तोहफ़ा है बल्कि ये एक आजमाइश भी है, जिससे अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है ताकि वो देख सके कि इंसान किस काबिल है। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख का भी फ़ैसला करना है। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत में मौजूद दर्जे भी तो देने हैं। तो फिर ये सिर्फ तोहफ़ा नहीं है, ये आजमाइश है, ये अमानत भी है जिसे अल्लाह ताला ने वापस ले लेना है। आगे, अल्लाह पाक से मोहब्बत करें। ज़िंदगी से खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि जब हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि यार ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है। तो जब हमें कोई हमारा कोई प्यारा कोई तोहफ़ा देता है ना, हम उसे संभाल के रखते हैं कि यार इसको संभाल के रखना है, ये उसने दिया है, ये अमानत है। तो जब ये चीज़ करते हैं तो वो तो अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला की दी हर नेमत का, हर चीज़ का शुक्र अदा करेंगे। ज़िंदगी, हमारे पास मौजूद हर एक नेमत, हर एक चीज़ जो अल्लाह ताला की है, अता कर दे, तो हम उस सब चीज़ों से मोहब्बत करेंगे। बहरहाल, शाह अपने नरम और धीमे अंदाज में उसे समझा रहा था और इस पर सोच के नए द्वार खोल रहा था। लेक्चर के बाद वो कैंटीन की तरफ जाने वाला था। उसे भूख लग रही थी। आज उसे नाश्ता नहीं किया था। रात देर से घर आया था। सुबह सर बोझल हो रहा था। अभी भी उसकी स्याह आंखें लाल हो रही थी। वो एक साइड पर जाकर बैठ गया। तभी वो सजीला और शहर के साथ आती नजर आई, हमेशा की तरह दुपट्टे से लापरवाह, स्याह पैंट पर सफ़ेद रंग की लॉन्ग शर्ट पहने, लंबे स्याह बाल एक साइड पर सेट किए हुए थे। मेकअप से आरी चेहरे के साथ वो हंसी मुस्कुराती चलती आ रही थी। शाह ने बेचैनी से पहलू बदला। सफ़ेद रंग, उसे वहाँ की हर चीज़ से वहशत होने लगी। वो भी शाह को देख चुकी थी। इसकी कान जैसी आंखों में नागवारी उभरी। शाह को अजब सा एहसास हो रहा था। वो बिना कुछ खाए अचानक उठा और वहां से निकलता चला गया। जाने शाह, वो जो आईने के सामने खड़ी सोच रही थी, बाल बंधे या खुले रखूं। शाह की आवाज़ सुनकर पलटी। शाह जो उसे आवाज़ें देता हुआ आ रहा था, उसे देखकर ठिठक कर रुक गया और बिना पलक झपकाए उसे देखे जाने लगा। मुझे सफ़ेद कपड़े पहने, हल्के मेकअप और हमरंग चूड़ियों और खुले बालों के साथ कंफ्यूज सी खड़ी थी। उसे यूं देखता पाकर और परेशान हो गई। क्या हुआ शाह, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? वे एक बार फिर से खुद का जायजा लेने लगी। वाह, शाह के होंठ सीढ़ी के अंदाज में गोल हुए। अच्छी, बहुत बहुत प्यारी लग रही हो तुम, जाने की शाह की जान। और ये सफ़ेद रंग तुम पर बेहद अच्छा लग रहा है, बिल्कुल परी लग रही हो, परिस्तान से आई परी। शाह ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर दुपट्टा फैलाया। क्या सच में? वाह, उल्टा लट गई पंखे से। वो पता नहीं कौन सी तसल्ली करना चाह रही थी। जी हाँ, सच में, तुम रोज़ सफ़ेद रंग पहना करो, वो खुशदिली से कह रहा था।
لگے گا کیوں نہیں، میرا پسندیدہ کلر آخر، وہ اتھرا کر بولی، اور میرا پسندیدہ سیاہ۔ شاہ نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ تم پر بھی سفید بہت اچھا لگتا ہے، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ اچھا اب چلو، دیر ہو رہی ہے محترمہ۔ ہاں بس یہ بال، وہ پھر سے کنفیوز ہے، ان کو کھلا رہنے دو۔ وہ اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ مجھے تمہارے کھلے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم، اس کا جاندار کہکا، اور یہ ہنسی، یا ہمیشہ اس کی ہنسی میں کھو جاتا تھا۔ یہ ہنسی، اس نے سر اٹھایا، یہ ہنسی مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ سچ مچ کا مجنوں لگ رہا تھا۔ تم پہلے سے ہی پاگل ہو چکے ہو سائیں۔ وہ ہنسی۔ مانتا ہوں۔ شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے جانشاہ اس کے گال میں گہرا ہوتا ڈمپل دیکھ سکتی تھی۔ اس نے سارے پردے برابر کیے اور بیڈ پر اوندھے منہ گرا۔ کسی کا کہنا ہے کہ لڑکوں کے گالوں پہ ڈمپل نہیں ہوتے، تو یہ ان کے لیے بے حد گہرا اندھیرا جس کے پار اسے وہ سفید رنگ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شاہ نے تکیہ اٹھا کر اپنے کانوں پہ رکھ لیا اور آنکھیں زور سے بند کر لی۔ اوئے بچہ چیک کر۔ سحر نے اپنا چشمہ نیچے کرتے ہوئے ان کو متوجہ کیا۔ وہ لوگ اس وقت یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی اور سجیلا کے ضد کرنے پر بازار کی طرف مڑی تھی، کیونکہ وہ مری جا رہی تھی، اسے کچھ کھانا تھا۔ اور چلتے چلتے سحر سب کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے بوائز میں ہمیشہ انٹرسٹ رہتا تھا۔ توبہ توبہ، اور وہ لڑکوں کو دیکھ کر یوں ہی کہا کرتی تھی۔ نینا نے اسے گھورا۔ کوئی تہذیب نام کی بھی چیز ہوتی ہے بی بی؟ نینا نے اس کی یہ عادت زہر لگتی تھی۔ اچھا وہ کہاں ہوتی ہے؟ سحر نے بھولے پن سے کہا۔ بچے کا تو پتہ نہیں، پر تیری گردن کا ناپ ضرور ہم چیک کریں گے اپنے ہاتھوں سے، اگر اب تو نے یہاں وہاں دیکھا تو۔ سجیلا نے ایک شو پر رکتے ہوئے دھمکایا، جس پر سحر نے برا سا منہ بنایا۔ یہاں پر کیوں رکی؟ نینا اسے پان والے کے پاس رکتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ابھی پتہ چل جائے گا، بس چپ چاپ کھڑی رہو۔ وہ پان لے کر آئی۔ یہ لو کھاؤ۔ اس کے پان ان دونوں کو پیش کیا۔ کیا پان؟ ہاں یہ پان ہمارے لیے یہاں ہے، ہم تینوں کھائیں گے۔ واہ، میٹھا کان بندہ کھا بھی لے، کڑوا پان کون کھائے؟ سجیلا نے سکون سے کہا اور ایک پان اٹھا کر منہ میں رکھا۔ نینا نے دلچسپی سے دیکھا۔ کھانا جانی؟ کھانا جانی؟ سجیلا نے اسے پان اٹھا کر دیا۔ سارے الٹے کام تو نے ہی کرنے ہوتے ہیں سجیلا۔ نینا نے پان منہ میں رکھا۔ ہاں ہاں نہ اور کیا۔ میں چاہتی ہوں تم لوگ میرے ہر الٹے کام میں میرا ساتھ دو، تاکہ مرنے کے بعد جب میں پکڑی جاؤں تو تم لوگ بھی میرے ساتھ ٹنگی جاؤ۔ محبتیں اس نے آدھی پنجابی آدھی اردو کے ساتھ انگلش کی بھی ٹانگ مڑوڑی۔ وہ ایسی ہی تھی، اور نینا کو اس کے بولنے کا یہ انداز بہت پیارا لگتا تھا۔ ان سب کا کہکا گونجا۔ یہ کیا یار، حلق کڑوا ہو گیا۔ نینا نے برا سا منہ بنایا۔ خبردار جو تم لوگوں نے پان تھوکا تو پیسے بھرے ہیں میں نے۔ بہن چپ چاپ کھاؤ، بلکہ باہر تھوکنا بھی مت۔ یک گندی لڑکی۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر اپنی ہی دھن میں جینے والے لوگ تھے، جن کے لیے زندگی بہت خوبصورت سی تفریح تھی۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی دنیا میں جیتے ہیں، وہ بہت بڑی چوٹ بھی کھاتے ہیں، جن کو پھر دنیا کا اصل مقصد پتہ چلتا۔ شاہ، جی مما۔ بیٹا مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ جی مما ضرور، چلے میں لے چلتا ہوں۔ شاہ جو ابھی گھر آیا تھا، مما کو لے کر پھر سے نکل گیا۔ تم بھی ساتھ چلنا شاہ؟ نہیں مما، یو نو نا، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ اس نے نرمی سے منع کر دیا۔ وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، لوگوں سے ملتا جلتا نہیں تھا، زیادہ خاموش ہی رہتا۔ وہ ہنستا نہیں تھا، بس مسکرا دیتا، اور جب وہ مسکراتا تو اس کے گال میں ایک پیارا سا ڈمپل پڑتا اور اس کی ذہین آنکھیں چمکنے لگتی۔ اسے لوگوں کے کہسکوں سے وحشت ہوتی تھی۔ وہ تنہا رہنا پسند کرتا تھا، اور اس وقت بھی وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ مما کو چھوڑ کر وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں بوجھل سی ہو رہی تھی۔ وہ آ کر سو گیا۔ وہ ایسا سویا اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب شام ڈھل گئی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ وہ دروازے تک گیا۔ بیٹا نماز کے لیے نہیں جانا؟ سامنے دادا جان کھڑے تھے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، چلو چلتے ہیں، میں مسجد ہی جا رہا ہوں۔ جی چلے۔ وہ دادا جان کے ساتھ چلنے لگا۔ بیٹا وہ لڑکا جس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ سمیع دادا جان، شاہ نے بتایا۔ ہاں بیٹا سمیع اللہ۔ کیا حال ہے اس کا؟ اور اب دماغی حالت کیسی ہے اس کی؟ ٹھیک ہے دادا جان، اب وہ کافی برین واش کیا تو ہے میں نے، دیکھتے ہیں اب اپنے ماضی سے نکل سکتا ہے وہ یا نہیں۔
क्योंकि इंसान खुद को तभी बदल सकता है और इंसान को अपने माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते वो कभी खुश नहीं रह सकते। बेटा, ज़िंदगी हमें रोज़ नया मौका देती है, हमें बस इस मौके को अपनाना होता है। दादा जान उसे भी गैर महसूस अंदाज में समझा रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं दादा जान, मैं भी अपने माजी को पीछे छोड़कर चलना शुरू हो चुका हूँ, लेकिन वो दो आंखें मुझे वापस वहीं खींच ले जाती हैं जहाँ से मैं चला था। इसने कहा नहीं, बस सोच कर रह गया। ये उन दो आंखों की बात हो रही है जो कि नैना की हैं, और नैना जिसकी शक्ल उसकी फर्स्ट वाइफ जिसे वो जाने शाह कहता है उससे मिलती है। हमेशा की तरह वो तीनों एक साथ कैंटीन में बैठी कॉफ़ी से इंसाफ कर रही थी जब शाह उनको देखकर पास चला आया। मिस नैना, इसने नैना को आवाज़ दी। नैना के माथे के पर बल पड़े। नैना मलिक कहते हैं मुझे। ओके मिस नैना मलिक, मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? नहीं, नैना ने टका सा जवाब दे दिया। सजीला और सहर एक दूसरे को देखकर रह गई। मैं जानता हूँ नाराज़ है मुझसे, पर मैं माजरत करने आया हूँ। आई एम सॉरी। शाह ने अपनी सफाई दी। मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं होती मिस्टर, और तुझे माजरत करने की ज़रूरत नहीं है। जा अपना काम कर। वो सर झटक कर उठी। शाह के माथे पर शिकने नमूदार हुई। ये तू क्या होता है? आप कहकर नहीं बात कर सकती आप? शाह ने नरमी से पूछा। नहीं, मुझे नहीं आता ये आप जनाब कहना, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। तू तड़क से। वो तड़क कर बोली। आप लड़की हैं, लड़कियों के अंदाज में बात किया करें, अच्छा नहीं लगता ऐसे। इसने समझाने की कोशिश की। मुझे नहीं परवाह किसे अच्छा लगता है और किसे नहीं। आप जा सकते हैं। वो उठकर चल दी तो सहर और सजीला जो चुपचाप सब देख रही थी इसके पीछे उठकर चल दी। आज वो बहुत थका हुआ लौटा था। यूं ही अंदर कदम रखा वो सामने ही फूलों के पास खड़ी नजर आई। उसे देखकर कल वाली सारी कलामी याद आ गई। उसे अफसोस हुआ वो बहुत कुछ कह गया था। गुस्से में वो चुपचाप उसके पीछे जा खड़ा हुआ, इतने करीब कि वो मुड़ती तो उससे टकरा जाती। आई लव यू। उसकी समाज से शाह की आवाज़ टकराई। वो चौंकी पर पलटी नहीं। कान जैसी आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। वो खामोश खड़ी लब काटती रही। आई लव यू। अब की बार शाह ने उसके कान के करीब सरगोशी की थी। मोती उसकी आंख से गिरकर बेमोल हो गए। शाह के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया हो। वो उसे रोता कभी नहीं देख सकता था। बहुत बुरे हैं आप, वो बस इतना बोल पाई। शाह के होंठों पर मुस्कुराहट डोल गई। जानती हो मैं हूँ, वो होले से बोला। जानता हूँ मैं हूँ। आई हेट यू, वो मुंह बसोड़ते हुए बोली। लव यू मोर। शाह एक कदम आगे बढ़ाया। हेट यू अगेन। वो यूं ही मुंह फुलाए खड़ी थी। अच्छा ना सॉरी। शाह ने उसका सर अपने कंधे से लगाया। कान पकड़े। कान जैसी आंखों की चमक लौट आई थी। शाह ने फौरन कान पकड़ लिए। इसे हंसी आई। बहुत कितने प्यारे लग रहे हैं ऐसे आप, वो चहकी। शाह उसे देखे गया। वो भी फूलों का ही हिस्सा लग रही थी। शाह ने कान छोड़कर उसके बिखरे हुए बाल कान के पीछे किए। पता है कल से कितनी बार रोई हूँ मैं, उसे फिर से याद आ गया। वो क्यों? शाह आइब्रो उठाए। बस अजियत पसंद थी। इसने कंधे उचकाए। पागल। शाह ने उसका सर थपका। आपके प्यार में। अच्छा कितना प्यार करती हैं मुझसे? वो इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछने लगा। किसने कहा मैं आपसे प्यार करती हूँ? मैं तो नहीं करती। वो मुकर गई। नहीं करती? वो हैरान हुआ। नहीं। ठीक है, तो फिर अपनी किसी सहेली से मेरी बात चलाएं। वो अब इसे सताने के मूड में आ चुका था। वाह क्या बात। लड़कों को कुछ नहीं मिलता ना तो वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। हद है सच्ची। शाह, वो सदमे और दुख के मिले जुले तासुरात लिए उसे घूर रही थी। जी जाने शाह को लुत्फ आने लगा था उसका फूला हुआ चेहरा देखकर। सहेली के साथ? हाँ ना। शाह ने गौर से उसके चेहरे के रंग बदलते देखे। तो मेरे साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर लें। इसने बीच की राह निकाली। पर आप तो मुझसे प्यार नहीं करती ना? शाह ने मासूमाना अंदाज में कहा। तो सहेली भी तो आपसे प्यार नहीं करती होगी ना? इसने याद दिलाने वाले अंदाज में कहा। क्या पता थोड़ा बहुत। शाह को लुत्फ आने लगा था उसका फूला हुआ चेहरा देखकर। सहेली के साथ? हाँ ना। शाह ने गौर से उसके चेहरे के बदलते रंग देखे।
तो मेरे साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर लें। इसने बीच की राह निकाली। पर आप तो मुझसे प्यार नहीं करती ना, शाह ने मासूमाना अंदाज में कहा। तो सहेली भी तो आपसे प्यार नहीं करती होगी ना, इसने याद दिलाने वाले अंदाज में कहा। क्या पता थोड़ा बहुत कर भी ले, शाह ने इसे मजीद तंग किया। तो थोड़ा बहुत तो मैं भी करती हूँ ना, वो जल्दी से बोली। शाह का कहका बहुत जानदार था। आहिस्ता आहिस्ता आ रही है ना लाइन पर आप। वो पजल सी होकर शाह के सीने पर उंगली फेरने लगी। क्या लिख रही हैं मेरे सीने पर? जाने शाह। शाह ने उसका हाथ थामा। अपना नाम लिख रही हूँ आपके सीने पे, वो लगन से बोली। वो क्यों? इसने इसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए पूछा। ताकि कोई आप पर नजर न रखे, सबको पता हो कि आप पहले से मेरे नाम लिखे हुए हैं। वो बड़े मान से बोली। ओह, शाह ने गहरी सांस ली। सबको पता है पहले से जाने शाह, और जो अभी आप बोल रहे थे, मुझे उतार बोली। वो तो बस आपको सताने के लिए। शाह की जुबान फिसली, फिर फौरन जुबान दांतों में दबा ली। तब तक उसकी तोपों का रुख शाह की तरफ मुड़ चुका था। आप ना मुझे सताने का कोई मौका हाथ से मत जाने दिया करें। इसने हाथ छुड़वाकर शाह के सीने पे मुक्के मारे। शाह कराह कर मुस्कुराया। वैसे अगर ऐसा हो जाए तो इतनी जोर भी शाह को लगी नहीं होनी जितना जोर शाह ने क्या कहते हैं किया। शाह ने फिर से उसे छेड़ा। वो पीछे हटी, हाथ छुड़वाकर उसे घूरा। शाह को लगा उसकी कान जैसी आंखें भीगने लगी हैं। अब मैं रो पड़ूंगी, समझे आप? उंगली उठाकर धमकिया मेज लहजे में बोली। उफ, रोना मत, वो घबरा कर बोला। बस अब आपसे बात नहीं करूंगी मैं, वो खफा खफा अंदाज में बोली। शाह मुस्कुरा कर उसे जाता देखता रहा। वो सोच रहा था अभी जाने शाह को मनाने में कुछ टाइम और लगने वाला था उसे। शाह ने आंखें खोली। इसकी आंखें खून रंग हो रही थी। वो बार बार क्यों पीछे चला जाता था, वो जाना नहीं चाहता था। काश वक्त गुजर जाने के साथ यादें भी गुजर जाया करें। इसने तकलीफ से सोचा। तुम अभी तक नहीं आई ना? वहीं बैठी रहो, मैं भी अंगूठी नहीं पहनने वाली। एक ही तो मेरी दोस्त हो और वो अभी तक नहीं आई। वो खूब लड़ रही थी इससे। अरे आ रही हूँ बाबा, मैं सब्री कहीं की, अभी पहुँच जाऊंगी। नैना ने अपना पिंक दुपट्टा खुद पर फैलाकर आईने में देखा। बस ये जरा कपड़े सिलेक्ट कर लूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है ये तेरा कितनी जल्दी होने वाला है। अब सजीला बाकायदा नाराज होते हुए बोली। उफ, बस बंद कर, मैं आई। नैना ने फोन बेड पर फेंका और जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। आज सजीला की मंगनी हो रही थी और वो अभी तक पहुंची नहीं थी। इसका नाराज होना तो बनता था। सजीला की निस्बत अपने कज़न से तय पाई थी और आज मंगनी भी हो रही थी। सजीला का इस मामले में कुछ भी बोलना बेकार था क्योंकि इसके पापा ने मंगनी करनी ही थी। जबकि सजीला ने कहा था कि उसे अभी पढ़ना है। इस पर पापा ने कहा, बेटा कौन सी शादी कर रहे हैं हम, आप पढ़ती रहना। वो भाइयों की इकलौती बहन थी और बेहद लाडली, लेकिन पापा की बात के सामने वो कभी सर नहीं उठाती थी। तो इस बार भी चुप हो गई। बेटा शायद दादा को गांव छोड़ आओ आप। पापा ने खाना खाते हुए उसे देखा। ठीक है पापा, लेकिन दादा जान क्यों जाना चाह रहे हैं? इसने बारी बारी बाप और दादा को देखा। बेटा कुछ काम है वहाँ, ज़मीनों का ज़रूरी है, इसलिए दादा ने मुस्कुराकर उसे देखा। फिर जल्दी आ जाना, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। दादा जान ने हंस दिए। पुत्र अब आप बड़े हो गए हो, फिर भी आप मुझे याद करते हो। अच्छा मैं जल्दी आ जाऊँगा, दादा जान ने वादा करने वाले अंदाज में कहा। ठीक है, फिर हम सुबह निकलेंगे। वो दोनों सुबह नमाज के बाद निकले। ठंडी हवा और सुबह का वक्त बहुत सुहाना सा लग रहा था। सब वो खुश था। वो हमेशा दादा जान के साथ बहुत खुश रहता था। आसमान पर गोल दर गोल परिंदे उड़ रहे थे। वो मुस्कुरा कर देख रहा था। वो क्या है शाह? दादा जान ने आसमान की तरफ उंगली उठाई। दादा जान, वो उकाब है शायद। नीम अंधेरा होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शाह वो कौन सा परिंदा है, कंफर्म तो नहीं है ना? जब अंधेरा झटेगा तो हो जाएगा। दादा जान कितनी देर आसमान की तरफ देखते रहे, फिर बोले, सच कहा बेटा, इंसान भी यूं ही है। जब तक रोशनी नहीं मिलती वो यूं ही अंधेरों में उड़ता है। वो खुद को नहीं पहचान सकता। दादा जान मुस्कुरा रहे थे और वो बस सर हिलाकर रह गया। इस बात से ना यहाँ पर पिंक शर्ट पहन रखी थी और दुपट्टा हमेशा की तरह लापरवाह, बाल खोले वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वो भाभी और सहर के साथ सजीला के घर पर मौजूद थी, जहाँ मंगनी की रस्म अदा हो रही थी। सब खुश थे और तरह तरह के खुशखबरियों में सब बिजी थे। वो बहुत खुश थी और खूब चहक रही थी। मंगनी के बाद सजीला आ जाई थी। यूनिवर्सिटी सब उसे मुबारक दे रहे थे।
وہ لیکچر کے بعد باہر آئی تو دور سے شاہ کو قریب آتے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے. وہ اس کے قریب چلا آیا. ہیلو مس نینا. اس نے جواب دینے کا تکلف نہیں کیا تھا. مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. نینا نے یوں ادھر ادھر دیکھا جسے اور وہ کسی اور سے کہہ رہا ہو. کیا آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی پئیں گی؟ اس نے شاہ کو دیکھا. حیرت سے شاہ کو دیکھا. بھلا وہ کیسے اسے کافی کے آفر کر سکتا تھا؟ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی پھر مسکرا دی. کس سلسلے میں بات کرنی ہے کوئی بات؟ آپ چلیں تو صحیح. شاہ خوش ہو گیا تھا. سوچوں گی. اس نے کندھے اچکائے. شاہ صرف مسکرا کر رہ گیا. پر وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے. وہ بہت پچھتانے والا تھا اسے یہ کہہ کر. سنو جانشاہ، میرے ساتھ چلو گی؟ مجھے اپنے لیے کافی کا مگ ہاتھ میں تھا. میں کچن سے نکل رہی تھی. شاہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. کہاں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی. جہاں میں لے کر جاؤں. شاہ نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا. ہاں. شاہ نے اپنا ہاتھ شاہ کے ہاتھ میں دیا. وہ ساکتی ہلکی دھوپ میں بیٹھا تھا. لیکن جائیں گے کدھر لے کر؟ اس نے پھر سوال کیا. کسی سے ملوانے؟ شاہ ہلکا سا مسکرایا. کس سے؟ وہ الجھی. جس سے میں روز ملنے جاتا ہوں. وہ اسے دیکھنے لگی. جانتی ہو کل جب میں اس سے ملنے گیا تو اس نے مجھ سے کہا. وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے دوسرا ہاتھ اس پر ہاتھ رکھتے بولا. کیا؟ شاہ نے تجسس سے پوچھا. جب میں نے اس سے تمہارے لیے کچھ مانگا تو وہ بولے بہت پیار کرتے ہو شاہ سے. میں نے کہا جی بہت زیادہ. وہ بولے تو اسے ساتھ لے کر کیوں نہیں آتے مجھ سے ملوانے؟ اسے بھی ساتھ لے آیا کرو نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کل سے لے آیا کروں گا. تو تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ ساری بات کہہ کر وہ اس سے یقین کر رہا تھا. پوچھ کر میں وعدہ کر کے آیا ہوں. اسے چپ دیکھ کر وہ پھر بولا. شاہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی. اس کی کان جیسی آنکھیں بھیگنے لگی تھی. وہ سمجھ چکی تھی شاہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ایسا ہی تھا ہر بات الگ انداز میں کہنے والا. وہ تہجد پڑھنے کا عادی تھا اور جب آدھی رات کو وہ نیند سے سر اٹھا کر پوچھتی کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتا اپنے اللہ سے ملنے. اور جب وہ پوچھتی مل آیا ہو اپنے اللہ سے تو مسکرا دیتا اور کہتا ہاں جی. وہ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے بھی اللہ کے پاک سے ملوانے لے کر جانا چاہتا ہے. یعنی وہ شاہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ تہجد پڑھا کرے. شاہ نے سر ہاں میں ہلایا. جی چلوں گی، ضرور چلوں گی. وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی. اس کی کان جیسی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی کیونکہ اب وہ بھی ہر رات شاہ کے ساتھ اللہ پاک سے ملنے جانے والی تھی. کچھ بلاوے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ہم کبھی نہ بول ہی نہیں سکتے. تو نے اسے کافی کے لیے ہاں کیوں کر دی؟ شاہ کے جاتے سے ڈیلا اس کا سر کھانے لگی. نینا عجیب سے انداز میں مسکرائی. نینا ملک کہتے ہیں مجھے جانی. جہاں لوگ سوچنا بند کرتے ہیں میں وہاں سے سوچنا شروع کرتی ہوں. دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ کچھ نہ کچھ سوچ کر ہی کر رہی ہے. سحر نے برا سا منہ بنایا. لیکن بتا تو صحیح تو کیا کر رہی ہے؟ سجیلا بازید ہوئی. بتاؤں گی جان میری لیکن ابھی نہیں. نینا نے اٹھتے ہوئے کہا جبکہ کان جیسی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. اور وہ دونوں جانتی تھی کہ اب اسے فورس کرنا بیکار تھا کیونکہ جب وہ ایک بار کہہ دیتی کہ اس نے اب کچھ نہیں بتانا تھا. وہ سارے الفاظ کو نئے سرے سے ترتیب دے رہا تھا. حالانکہ وہ ہزار لوگوں سے بات کرتا تھا. وہ ایک طرح کی تبلیغ کرتا تھا. لوگوں کو اللہ سے ملوانے کی کوشش کرتا تھا. وہ لفظوں کا جادوگر تھا. جب وہ بولتا تھا تو لوگ اس کے لفظوں کے تلسم میں کھو جایا کرتے تھے. لیکن یہ معاملہ کچھ اور تھا. آج پہلی بار وہ لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا. اس نے اپنی سیاہ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگایا اور چابی اٹھا کر نکل گیا. وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی ریڈ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں. بال ایک سائڈ پر ڈالے وہ بے نیاز سی بیٹھی تھی. شاہ نے کافی کا مگ اس کے سامنے رکھا. اصل میں آپ سے سوری کرنا چاہتا تھا. جس طرح ہم لوگوں کا آمنا سامنا ہوتا رہا تو مجھے لگا سچ مچ میں میرا قتل آپ پر واجب ہو جائے گا. اس نے بات شروع کی. اپنے موبائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ تو وقت بتائے گا مسٹر شاہ. وہ تکلف سے مسکرائی. یہ بھی ہے. شاہ نے کافی کا گھونٹ بھرا. ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ میرے بلانے پر آ گئی. حیرت تو مجھے بھی ہے. نینا نے بھی مگ اٹھا لیا. یہ دوپٹہ سر پر رکھ لیا کرے. شاہ نے اس کے گلے میں لٹکے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا. تو اپنے کام سے کام رکھ بس. نینا کا حلق کڑوا ہوا. مجھے تیری تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. یا یہ تو کر کے مت بولا کر. کتنا برا لگتا ہے. شاہ نے نیا نکتہ اٹھایا. نینا کا دل چاہا مگ اس کے سر پر دے مارے پر وہ ضبط کیے بیٹھی رہی. مجھے یہ اب جناب پسند نہیں. میں ایسی ہی ہوں. اس کا موڈ بگڑتا دیکھ کر شاہ نے انداز کرتا. چلو چھوڑو. میں آپ سے کچھ خاص بات کرنا چاہتا تھا.
लेकिन सुकून से किसी ऐसी जगह जहाँ आप तसल्ली से सुन सके मेरी बात को। मैं जो अपने मोबाइल लेकर बैठी थी मुस्कुरा दी। मुझे उम्मीद थी मिस्टर शाह, खैर अभी तो मुझे देर हो रही है और मैं तेरा कोई लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। वो जाने को उठ खड़ी हुई। वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो पुरसोच नज़र से उसे जाता देखता रहा। वो बहुत खुश थी। जब सब जितना उसने सोचा था इससे भी बेहतर हो गया था। मिस्टर शाह, उसने कहका लगाया। वो जानती थी उसे अब क्या करना है। बड़ा आलिम बना फिरता है। वो सुन चुकी थी कि शाह तबलीग करता है। लोगों में उसकी काफ़ी शोहरत हो चुकी थी। लोगों में उसकी इज्जत थी। वो बहुत ही रख रखाव वाला था। वो किसी से फ्री नहीं होता था। उसकी एक इमेज बन चुकी थी। लेकिन वो जानती थी ये सब दिखावा था, बकवास था। वो जो निकाब शराफत चेहरे पर चढ़ाए हुए फिरता था, वो उसके पीछे देख सकती थी। उसे लगता था वो सिर्फ लड़कियों के करीब जाने का बहाना। उसकी अच्छाई वगैरह उसने सर झटका। सब तैयार था, उसे बस एक बटन दबाना था। उसने बटन दबा दिया और खुलकर मुस्कुरा दी। वो यूनिवर्सिटी आया तो सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे और कुछ लोग दबी दबी सरगोशियों में हंस भी रहे थे। वो सबको देखता अपने अपार्टमेंट की तरफ आया। अब उसे लोगों की नज़रों से उलझन होने लगी। तभी जैन तेजी से उसके करीब आया। शाह, इधर आओ। वो उसे एक तरफ ले गया। ये देखो। इसने अपना मोबाइल शाह के सामने किया। शाह नज़र स्क्रीन पर जम गई। वो एक कदम पीछे हटा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो मुड़कर जाने लगा। जैन पीछे से उसे बुलाता रहा मगर वो नहीं रुका। रास्ते में उसे सैफी मिला। बहुत ही बड़ा हाथ मारने के चक्कर में हो साईं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए कल पे डालते हैं। अल्लाह हाफिज़।